हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और लास्ट क्लास में हमने फर्म की टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है इस टॉपिक पे चर्चा की थी। और आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 8, विच इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए आपको बेटा कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, और पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। चलिए इस बात पे बेटा चर्चा करते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कुछ एक पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स के ऊपर बेटा जो टैक्स लगेगा वो एज एन इंडिविजुअल लगेगा। ठीक है जी। फर्म के ऊपर जो टैक्स लगता है बेटा वो एक सेपरेट एंटिटी है। फर्म के ऊपर टैक्स लगेगा एज ए फर्म, बट फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो बेटा किस कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा इंडिविजुअल की फॉर्म में लगेगा। जो भी बेटा टैक्स के रेट एप्लीकेबल होंगे वो इंडिविजुअल वाले अप्लाई होंगे। यदि किसी पार्टनर की एज 80 से अबव है, यानी कि वो सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उसके सुपर सीनियर सिटीजन के टैक्स रेट अप्लाई होंगे। जिसकी एज बेटा 60 से बिलो है उसके ऊपर टैक्स के रेट बिलो 60 वाले अप्लाई होंगे। वो सब बातें जो आपको प्रीवियस सेमेस्टर में बताई जा चुकी हैं वो बेटा एक बार दोबारा से रीड कर लीजिएगा। चलिए दूसरी बात, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी विल बी कंप्यूटेड इन द सेम मैनर एज इन केस ऑफ इंडिविजुअल। टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी ठीक उसी तरीके से कैलकुलेट करनी है जैसे हम इंडिविजुअल में कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम निकालते हुए बेटा ध्यान रखना है, जब हम फर्म की टोटल इनकम निकालते हैं, फर्म की टोटल इनकम निकालते हुए कभी भी सैलरी हेड नहीं बनता। जबकि पार्टनर्स की जब हम इनकम निकालेंगे तो पार्टनर्स की इनकम निकालते हुए बेटा सैलरी हेड भी बन सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टनर हो सकता है वो कोई जॉब भी करता हो फर्म के बिजनेस के अलावा, वो बेटा हो सकता है कहीं पर एज एन एम्प्लॉई काम कर रहा हो, तो उसका बेटा सैलरी हेड भी बन सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड भी बनेगा। या बन सकता है बेटा अगर उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन तो वो चला ही रहा है फर्म के साथ, उसके अलावा कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो मैक्सिमम बेटा कितने हेड बन सकते हैं इंडिविजुअल के केस में या पार्टनर के केस में? 5 हेड्स। और टैक्स लायबिलिटी के बेटा जो रेट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, नॉर्मल रेट्स और स्पेशल रेट्स। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। हाँ जी बेटा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A मैंने बताया था फर्म की टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए एप्लीकेबल नहीं है। फर्म के ऊपर बेटा 87A सेक्शन लागू नहीं होता। सेक्शन 87A लागू होता है इंडिविजुअल पे। और इंडिविजुअल भी कौन सा? जो रेजिडेंट हो। तो यहाँ पर हम पार्टनर की बात कर रहे हैं, पार्टनर की टैक्सेबल इनकम निकालनी है, तो पार्टनर क्या है? इंडिविजुअल है। तो पार्टनर के केस में बेटा चेक करना पड़ेगा कि पहली बात, सबसे पहली कंडीशन, वो पार्टनर रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो। दूसरी बात, उस पार्टनर की जो टैक्सेबल इनकम है पूरे साल की वो बेटा 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात बेटा एक और बताई थी। हाँ जी बेटा, एक तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। एक उसकी पूरे साल की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात बेटा, जो रिबेट का जो अमाउंट होगा वो मैक्सिमम कितना है? 12,500, 12,500। ये बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कि पार्टनर को जो फर्म से बेटा जो जो चीज़ें रिसीव हुई हैं, फर्म से उसे क्या क्या रिसीव हुआ है, ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हैं जो एक पार्टनर को फर्म से रिसीव होती है? एक तो बेटा इंटरेस्ट रिसीव होता है। हाँ जी बेटा, एक तो क्या रिसीव होता है उसे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे? इंटरेस्ट बेटा कैपिटल पे भी हो सकता है और लोन पे भी हो सकता है। एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को फर्म से बेटा सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, या शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट ये मैंने कल की क्लास में कैलकुलेट करना सिखाया था। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो फर्म की टोटल इनकम में से गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो भी बचता है उसे पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, उसे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ये बेटा सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, हाँ जी बेटा, किस में आएंगी? विल बी ट्रीटेड एज द बिजनेस इनकम ऑफ द पार्टनर। इनको बेटा पार्टनर की, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, पार्टनर की बात कर रहे हैं हम, पार्टनर की बेटा क्या मानी जाएंगी? ये सारी की सारी बिजनेस इनकम।
ठीक है, यानी कि किसी भी पार्टनर को अगर फर्म से ये सब कुछ मिला है तो ये बेटा पार्टनर के कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। ठीक है जी। हालांकि यहाँ देखिए, यहाँ सैलरी वर्ड है, सैलरी वर्ड में ये मत सोचना कि ये इनकम सैलरी हेड में जाएगी। हाँ जी बेटा, कोई भी पार्टनर जो फर्म के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और यदि फर्म उसको क्या देती है? सैलरी देती है, तो वो इनकम बेटा कभी भी सैलरी हेड में नहीं जाती। ये मैंने ऑलरेडी सैलरी हेड में बताया हुआ है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि बेटा यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिसिंग है। कोई भी फर्म फर्म और बेटा जो पार्टनर होते हैं तो एक ही बात है। ठीक है, हालांकि अकाउंटिंग और बिजनेस के इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सेपरेट एंटिटी माना जाता है, परंतु फर्म जो है वो बेटा अपने पार्टनर को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती। ठीक है, जो फर्म है वो बेटा किससे बनती है? पार्टनर्स को मिला के। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पार्टनर है वो फर्म का सर्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बेटा मिसिंग है। जो पार्टनर होते हैं बेटा वो तो फर्म के क्या हैं? हाँ जी बेटा, पार्टनर जो होते हैं वो तो फर्म के ओनर हैं। तो कोई भी ओनर वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता, साथ में वो ओनर भी है, साथ में एम्प्लॉय, ऐसा नहीं हो। तो कहने का मतलब ये इनकम बेटा सैलरी हेड में नहीं जाएगी। ये कौन से हेड में जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। चलिए, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाँ जी बेटा, ये मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ। शेयर ऑफ प्रॉफिट, फर्म की टोटल इनकम में से गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बेटा बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है, जिसे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और शेयर ऑफ प्रॉफिट बेटा फुली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(2)(a). हालांकि इसको आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में दिखाना है। पार्टनर की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए इसे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शो करोगे, परंतु अमाउंट वाले कॉलम में बेटा एग्जम्प्ट लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। हाँ जी बेटा, रेंट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम ए फर्म विल बी टेकन अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। इसका मतलब बेटा क्या है? यदि किसी पार्टनर ने अपनी कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का कुछ हिस्सा फर्म को किराए पे दिया हुआ है और फर्म उस पार्टनर को बेटा क्या पे कर रही है? रेंट पे कर रही है उस बिल्डिंग के लिए, तो उस केस में पार्टनर को जो भी किराया फर्म से मिलेगा वो बेटा पार्टनर की टैक्सेबल इनकम है। कौन से हेड की? हाउस प्रॉपर्टी हेड की। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में बेटा उसे डाल देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, टैक्सेबल इनकम ऑफ द पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर द टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्म। एक बात बेटा ध्यान रखनी है, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें पूछी गई हैं, टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स भी निकालनी है और टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्म, तो पहले किसको निकालेंगे? पहले नंबर पे बेटा आप कैलकुलेट करोगे टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्म। ठीक है जी, पहले बेटा हमेशा ये निकलता है और उसके बाद टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे इसे कैलकुलेट किया जाएगा, सेकंड नंबर पे इसे। चलिए, हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इफ एनी पार्टनर हैज टेकन ए लोन फॉर मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म एज पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बी अलाउड एज डिडक्शन। देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लीजिए, सपोज करो बेटा फर्म का एक पार्टनर मैंने ले लिया मिस्टर ए। ये बेटा फर्म का पार्टनर है मिस्टर ए। इसको फर्म से क्या क्या मिला? एक तो बेटा इसको मिला शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि एग्जम्प्ट होता है, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम क्या लिख देंगे? एग्जम्प्ट। एक बेटा इसे क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे मिला 20,000। लो बेटा ये दिखा दिया। एक इसको मिला सैलरी, सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी कह लीजिए, मैं सैलरी ले लेता हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए को एज ए पार्टनर फर्म से बेटा 50,000 रुपीज सैलरी मिली। तो टोटल मिला के उस पार्टनर की, मिस्टर ए की जो बिजनेस इनकम है जो फर्म से उसे रिसीव हुआ 70,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बेटा एग्जम्प्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मैंने ले ली 70,000। ये कैसे लेते हैं ये भी मैं बताऊंगा। अभी मैं जस्ट ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिस्टर ए का टैक्सेबल बनता है 20,000 और सैलरी जो बनती है वो 50,000। तो 70,000 पे बेटा ये मिस्टर ए की कौन सी इनकम आ गई? बिजनेस इनकम। ठीक है, किसी भी पार्टनर को फर्म से जो भी चीज़ें रिसीव होती हैं,
तो वो बेटा कौन सी हेड में टैक्सेबल होती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब सपोज कीजिए बेटा, ये जो पार्टनर है मिस्टर ए, इसने जब फर्म के अंदर कैपिटल लगाई थी, हाँ जी बेटा, मिस्टर ए ने जो फर्म के अंदर कैपिटल लगाई थी, सपोज करो इसने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई फर्म के अंदर, ठीक है? और ये जो पैसा बेटा उसने फर्म के अंदर लगाया, ध्यान से सुनिएगा, फर्म के अंदर 2 लाख रुपए कैपिटल, वो बेटा किसी बैंक से लोन लेके लगाई है, ठीक है जी। पार्टनर ए के पास फर्म में इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश नहीं थी, उसके पास बेटा पैसा नहीं था, तो उसने क्या किया? बैंक से लोन ले लिया। और बैंक से बेटा कितने का लोन लिया? मान लेते हैं 1 लाख का। फर्म के अंदर तो उसने 2 लाख रुपए लगाने थे, फर्म के अंदर बेटा उसने 2 लाख रुपए कैपिटल के लगाने थे, 1 लाख रुपए उसने अपने लगा दिए, उसके पास खुद के पास पड़े थे, और 1 लाख रुपए बेटा बैंक से लोन ले लिया। और बैंक मान लीजिए उससे कितने % इंटरेस्ट ले रहा है? 6%। बैंक उससे 6% ब्याज लेता है साल का। तो 1 लाख का 6%, 6,000 रुपये बेटा ब्याज हो गया। ये 6,000 रुपये ब्याज उस लोन का है जो लोन फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया गया है। तो ये बेटा उस पार्टनर की, मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए इस 6,000 रुपये को बेटा लेस कर दिया जाएगा। यानी कि मिस्टर ए की बेटा टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी? देखिए 6,000 रुपये बेटा यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो 70,000 में से बेटा 6,000 गया, 64,000 ये मिस्टर ए की बिजनेस इनकम आएगी, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारा लास्ट पॉइंट है। देखिए अब हाँ जी बेटा, अब आता है कि पार्टनर्स की जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट कौन सा यूज होगा। लो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपको क्या दिखाना है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। यदि कोई पार्टनर, फर्म का कोई पार्टनर बेटा कहीं पे जॉब कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो चाहे प्राइवेट जॉब कर रहा हो, ठीक है, वो इनकम बेटा यहाँ शो कर देंगे, सैलरी हेड की इनकम, ठीक है जी। यहाँ बेटा सैलरी हेड की इनकम आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है तीनों के तीनों पार्टनर जॉब कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहा है बेटा उसकी इनकम शो कर देंगे। नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में बेटा अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई बिल्डिंग फर्म को या किसी आउटसाइडर को लेट आउट की हुई है, हाँ जी बेटा, यदि कोई पार्टनर है उसने अपनी बिल्डिंग फर्म को लेट आउट की हो या किसको लेट आउट की हो, किसी दूसरे पर्सन को, जरूरी नहीं है फर्म को लेट आउट की हो और फर्म से किराया मिला हो, किसी दूसरे को लेट आउट की हो और वहां से भी किराया आ सकता है, तो वो इनकम बेटा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी। और उसमें से बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस होगी, आपने पढ़ा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी हेड में 30% बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस होती है। म्युनिसिपल टैक्स, पहले म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा, उसके बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगी, उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा, ठीक है जी। वो सब बातें आपने पढ़ी हुई हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन है। ये बेटा अभी हमने डिस्कस करना है आज की क्लास में। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम कैसे निकालते हैं, इसके लिए बेटा अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो ये भी बेटा हमें शो करनी है। उसके बाद कैपिटल गेन, यदि किसी पार्टनर के पास कोई कैपिटल एसेट थी और उसने ड्यूरिंग द ईयर उसे सेल कर दिया और सेल करके उसने कोई कैपिटल गेन अर्न किया है, तो कैपिटल गेन की इनकम बेटा यहाँ शो कर देंगे हम, जिस भी पार्टनर की है वो शो कर देंगे। फिर बेटा अदर सोर्सेज हेड, अदर सोर्सेज हेड का मतलब जैसे सपोज कीजिए फर्म का कोई पार्टनर है, हाँ जी बेटा, उसकी कोई लॉटरी की इनकम हुई, लॉटरी की इनकम अदर सोर्सेज में आती है, वो शो कर देंगे। फर्म का कोई पार्टनर केबीसी में गया, उसकी इनकम हुई, वो शो कर देंगे। या बेटा फर्म के जितने भी पार्टनर हैं उनके बैंक में अकाउंट तो होंगे, बैंक के अंदर एफडी होंगी, उस एफडी पे ब्याज मिला, वो भी अदर सोर्सेज हेड में आएगा। तो ऐसी कोई भी इनकम जो अदर सोर्सेज हेड से बिलोंग करती है, जैसे डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी है, वो भी इसी हेड में आता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिबेंचर पे ब्याज मिला, वो भी इसी हेड में आता है। तो ऐसी इनकम्स को हम अदर सोर्सेज हेड में शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके बाद बेटा नेक्स्ट लास्ट सेमेस्टर में आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसमें आपने पढ़ा था कि माइनर चाइल्ड की इनकम, माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम में जोड़ी जाती है। तो माइनर चाइल्ड की बेटा जो इनकम है वो हम पेरेंट्स की इनकम में
क्लब कर देंगे तो हो सकता है कि एक्स वाई और जेड का कोई माइनर चाइल्ड हो, तो माइनर चाइल्ड की इनकम बेटा उसमें पेरेंट्स में जोड़ दी जाएगी जिसकी भी हायर हो। तो ये बेटा आपने इसके प्रोविजन पढ़े हुए हैं। सेट ऑफ पिछले सालों का कोई लॉस हो जो ब्रॉड फॉरवर्ड करके आगे लाए हैं वो बेटा लेस हो जाएगा। ठीक है जी, सेट ऑफ लॉसेस का मतलब पिछले साल का कोई लॉस है या करंट ईयर का कोई लॉस है उसको बेटा हम सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद बेटा हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी और ग्रॉस टोटल इनकम में से बेटा फिर डिडक्शंस माइनस हो जाएंगी और डिडक्शंस माइनस करने के बाद बेटा आपकी टोटल इनकम आ जाएगी जिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। और टोटल इनकम पे बेटा टैक्स कैलकुलेट करते हुए ध्यान रखना है नॉर्मल रेट आपको याद होने चाहिए और जो टैक्स के स्पेशल रेट हैं जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको मालूम है 20% होता है, लॉटरी की इनकम या कैजुअल इनकम या क्रॉसवर्ड पजल पे कितने परसेंट होता है बेटा 30%। तो वो सारे टैक्स के रेट, सरचार्ज और सेस वो बेटा सब आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, वो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। जब हमने फॉर्म का चैप्टर स्टार्ट किया था तो वेरी फर्स्ट डे बेटा मैंने टैक्स लायबिलिटी ही निकालना सिखाया था। चलिए, तो ये बेटा सब आपको कर लेना। तो अब मेन चीज बेटा आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मालूम है। आपको बेटा इस फॉर्मेट के अंदर दी हुई सारी बातें ऑलमोस्ट मैंने समझाई हुई हैं बहुत अच्छे से, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है बेटा हमारा इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। इसकी बेटा हम बात कर लेते हैं जिसको कैलकुलेट करना बहुत बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे बेटा, अभी चिंता मत करो, अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तो जस्ट आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है, उसी पे फोकस कीजिए। देखिए अब बेटा बात करते हैं फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग द बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम ऑफ द पार्टनर। हाँ जी बेटा, पार्टनर्स की जब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम निकालेंगे तो वहाँ फॉर्मेट कौन सा यूज होगा। देखो बेटा, सबसे पहले आपको बेटा क्या दिखाना है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर को फॉर्म से बेटा जो भी रिसीव होगा एक्सेप्ट रेंट, रेंट को छोड़ के, ठीक है, रेंट तो आएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, रेंट के अलावा जो सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या शेयर ऑफ प्रॉफिट वो बेटा कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। तो सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तीनों ही केस में एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट लिख दे। यहाँ पे बेटा एग्जाम्प्ट आएगा कौन से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। रीजन क्या है इसका, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जाम्प्ट क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये जो मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ये फर्म की उस इनकम में से दिया जाता है जो फर्म की टैक्स लगने के बाद बचती है। टैक्स लगने के बाद बचने वाली इनकम में से जब शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है तो बेटा पार्टनर दोबारा से टैक्स थोड़ी देंगे उस पर, ऐसे तो बेटा बार बार टैक्स लगता रहेगा तो डबल टैक्स हो जाएगा जो कि गलत है। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एग्जाम्प्ट है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन या कैपिटल पे बेटा मैंने बताया था 12% से ज़्यादा ब्याज तो डिसअलाउड होता है। हाँ जी बेटा, और 12% तक अलाउड है। तो ध्यान से सुनिएगा, जितना बेटा अलाउड है 12% अलाउड है वो यहाँ दिखाना है, जो डिसअलाउड है वो तो फर्म की इनकम में ऐड होगा। ध्यान से सुनिए, जो डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड कितने परसेंट होगा, हाँ जी बेटा यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो डिसअलाउड होता है, मान लीजिए ध्यान से सुनिए, फर्म ने अपने पार्टनर को एज पर डीड 18% ब्याज दिया, तो डिसअलाउड बेटा कितने परसेंट हो जाएगा, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अभी मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ। 18% अगर बेटा फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है, चाहे वो कैपिटल पे चाहे लोन पे, तो ये बताओ कितना डिसअलाउड होगा। अलाउड बेटा मैंने लिखवाया हुआ है 12% तक होता है, तो ऑटोमेटिकली डिसअलाउड कितना हो जाएगा, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है 6%, 6% बेटा डिसअलाउड हो जाएगा। तो अलाउड बेटा कितना हुआ, अलाउड है 12%, 6% डिसअलाउड है और 12% अलाउड है। तो आपको यहाँ पे केवल वो दिखाना है एक्स वाई जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड किया गया है। ठीक है बेटा, जो अलाउड किया है वो दिखाना है, क्योंकि जो डिसअलाउड किया, डिसअलाउड का तो बेटा हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डिसअलाउड को हम
नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, फॉर्म के नेट प्रॉफिट में उसे ऐड कर देते हैं। और जब नेट प्रॉफिट में बेटा हमने उसे ऐड कर दिया तो मींस इसका मतलब ये हुआ कि डिसअलाउड अमाउंट पे, जो अमाउंट डिसअलाउड किया गया है उस पे कौन टैक्स पे कर रहा है? फॉर्म पे कर रही है, क्योंकि वो फॉर्म की इनकम में ऐड कर दिया। तो 18% में से ये कह सकते हो कि 6% जो डिसअलाउड हुआ है उसके ऊपर फॉर्म टैक्स पे कर रही है। तो 12% जो खर्चे के रूप में अलाउड किया गया है, इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? वो पार्टनर पे करेंगे। XYZ जिसको भी जितना जितना इंटरेस्ट मिला है वो बेटा उसके ऊपर टैक्स इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिसअलाउड अमाउंट पे टैक्स बेटा कौन देता है? डिसअलाउड अमाउंट वापस नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, तो इट मींस इसके ऊपर टैक्स बेटा कौन दे रही है? फर्म। और अलाउड अमाउंट जो लेस किया गया है, जिसको लेस करने की परमिशन है, उसके ऊपर टैक्स बेटा कौन देगा? पार्टनर। ठीक है जी, चलिए इसको बेटा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसको समझाने के लिए, फिर बेटा हम आगे मूव करेंगे। देखिए, हाँ जी बेटा देखिए, इस समय बेटा बात करते हैं, एक फर्म है जिसके दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बेटा कितने परसेंट है? 18%। ठीक है, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर। आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना हिस्सा पार्टनर की इनकम में शामिल किया जाना चाहिए जब पार्टनर के ऊपर टैक्स लगेगा एज एन इंडिविजुअल। ध्यान से सुनिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले बेटा इस 18% में से हम क्या करेंगे? पहले डिसअलाउड अमाउंट निकालेंगे। डिसअलाउड अमाउंट कैसे निकालते हैं? एक्स और वाई का बेटा वो मैंने बताया हुआ है फॉर्मूला। कैसे? 36,000 डिवाइडेड बाई 18 और मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 12, 6%। तो ये बेटा हो जाएगा 36,000, ये बेटा 12,000 आ जाएगा। 12,000 तो एक्स का डिसअलाउड हो जाएगा। और वाई का बेटा कितना डिसअलाउड हो जाएगा? 72,000 डिवाइडेड बाई 18 और इंटू 18 माइनस 12, 6। तो यहाँ पर बेटा आएगा 24,000। इतना अमाउंट ये बेटा डिसअलाउड अमाउंट आ गया। ध्यान से सुनिए, ये क्या है? डिसअलाउड। इतना एक्स का डिसअलाउड है और इतना वाई का डिसअलाउड है। डिसअलाउड का मतलब ये वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म की बिजनेस इनकम निकालते हुए लेस करने की परमिशन नहीं देता। तो इसको बेटा वापस नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फॉर्म की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए इसे नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, कितने रुपए ऐड हो जाएंगे? 12,000 और 24, 36,000 रुपये बेटा ऐड हो जाएंगे टोटल। अब बेटा हम बात करते हैं अलाउड अमाउंट कितना हुआ। अलाउड कितना होगा? अलाउड अमाउंट बेटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो एक्स का कितना है। एक्स को जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना अलाउ किया? 36,000 था, 36,000 मिला था और 12,000 बेटा डिसअलाउड हो गया। तो अलाउड कितना हुआ? 24। वाई को कितना दिया गया था? 72,000। बट एज पर इनकम टैक्स रूल 24,000 उसमें से क्या हो गए? डिसअलाउड। तो बेटा अलाउड कितना हुआ? ये बेटा 58,000, ये अलाउड हो गया। 48, सॉरी 48 बेटा बनेगा। ठीक है जी, 24,000 और 48,000। ठीक है, तो ये बेटा जितना अलाउड अमाउंट आया ना, सुनो ये आपको दिखाना है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन जो भी है वो बेटा यहाँ दिखाओगे। 24,000 तो एक्स का और 48,000 वाई का, और जेड का बेटा था ही नहीं। चलिए, यहाँ दो ही पार्टनर मैंने लिए हैं, एक्स और वाई। तो 24,000 और 48,000 इस तरीके से बेटा आपने कैलकुलेट करके शो कर देना। या बेटा सीधा भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? जैसे 36,000 है इंटरेस्ट, तो डिवाइडेड बाय 18 और हमें चाहिए 12% जो अलाउड है। तो यहाँ पे बेटा करेंगे तो 24,000 आ जाएगा इससे। ये तो एक्स का आ गया। ऐसे ही वाई का निकाल लो। वाई का बेटा कैसे निकालेंगे? 72,000 डिवाइडेड बाय 18, 18 और मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये बेटा वाई का आ जाएगा। वाई का कितना आ गया? 48,000। तो ऐसे सीधा भी निकाल सकते हो अलाउड अमाउंट। तो ये 24 और 48 बेटा वही फिगर्स आ रही है। ठीक है जी,
एक तरीका तो ये है, पहले डिसअलाउड अमाउंट निकालो, डिसअलाउड अमाउंट को फिर टोटल में से लेस कर दो। टोटल बेटा ये था, तो टोटल में से डिसअलाउड लेस हो जाएगा तो अपने आप अलाउड रह जाएगा। ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, टोटल अमाउंट की हेल्प से सीधा ही अलाउड अमाउंट निकाल लो। अलाउड कितना चाहिए आपको, 12% तक अलाउड होता है, तो 12% निकाल दो। 72,000 डिवाइडेड बाय गिवन रेट और मल्टीप्लाइड बाय अलाउड रेट। इस तरीके से भी बेटा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बेटा इसमें एक केस मैं और ले रहा हूँ। सपोज कीजिए, सपोज करो बेटा यहाँ पर जो रेट है 18% की बजाय 10% दिया होता। मान लो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि फर्म अपने पार्टनर को एज पर डीड, पार्टनरशिप डीड 10% इंटरेस्ट पे कर रही है। तो अगर फर्म बेटा अपने पार्टनर को 10% ब्याज दे रही है और मैंने आपको लिखवाया था 12% से ज़्यादा डिसअलाउड होता है, बट यहाँ तो 12 से कम ही है। 12 से बेटा कम है तो सारा का सारा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई को जितना भी ये मिला है ये बेटा किस कैटेगरी में आएगा, अलाउड कैटेगरी में आएगा या डिसअलाउड? बताओ बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, अलाउड कैटेगरी में आएगा या डिसअलाउड? अलाउड में आएगा। तो 36,000 तो बेटा एक्स का अलाउड है, 72,000 वाई का अलाउड है। तो यहाँ पे बेटा दिखा देंगे 36,000 और 72,000, बस सिंपल। तो हमेशा ध्यान रखो आपको कौन सी फिगर लेनी है बेटा, अलाउड। रीज़न क्या है, क्योंकि डिसअलाउड अमाउंट वो तो फार्म के नेट प्रॉफिट में ऐड किया जा चुका है और उसके ऊपर बेटा कौन टैक्स दे रहा है, फार्म टैक्स दे रही है। तो उसको यहाँ पे नहीं लेना, केवल अलाउड अमाउंट को लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने दोनों अमाउंट को यहाँ ले लिया बेटा, एक्स और मान लीजिए मैंने अलाउड और डिसअलाउड दोनों अमाउंट को यहाँ पे ले लिया, तो उससे क्या होगा, उससे फार्म की उससे कुछ अमाउंट ऐसा होगा जिसके ऊपर डबल टैक्स लग जाएगा। जो अमाउंट डिसअलाउड होता है ना, डिसअलाउड अमाउंट पे बेटा 2 बार टैक्स लग जाएगा। एक बार फार्म ने टैक्स पे कर दिया, एक बार किसने पे कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिया, तो गलत हो जाएगा। तो हमें वो अमाउंट चाहिए, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ अमाउंट पे तो किसने टैक्स पे कर दिया, फार्म ने, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट चाहिए जिसके ऊपर पार्टनर टैक्स देंगे, ठीक है जी। तो ओवरऑल मैं इसको कंक्लूड करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो फार्म की टैक्सेबल इनकम में जुड़ता है, जिसके ऊपर फार्म टैक्स पे करती है, और वो होता है 12% से फालतू जितना ब्याज है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो हिस्सा जिसके ऊपर पार्टनर को टैक्स देना पड़ता है वो है 12% तक। 12% या उससे कम हो तो उसके ऊपर पार्टनर टैक्स देगा, ठीक है जी। चलिए आगे बेटा मूव करते हैं। अब बात करते हैं बेटा, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम बात कर चुके हैं, एग्जाम्प्ट 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 ये भी हो गया सेकंड। अब बेटा थर्ड पॉइंट पे आइए, रेम्यूनरेशन ऑफ वर्किंग पार्टनर। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो रेम्यूनरेशन ऑफ वर्किंग पार्टनर है, यहाँ पर भी बेटा अलाउड वर्ड लिखा है मैंने। रेम्यूनरेशन बेटा वो लेना है जो अलाउड किया गया है और सिर्फ वर्किंग पार्टनर का लेना है, ठीक है जी। वर्किंग पार्टनर का बेटा वो रेम्यूनरेशन जो सेक्शन 40B के अंडर अलाउ किया गया है, ठीक है, फर्म की टैक्सेबल इनकम निकालते समय, वो बेटा हम यहाँ पे लेंगे। जैसे मैं इसको बेटा एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनते जाइएगा, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। लो बेटा मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। हाँ जी बेटा, एक सम की हेल्प से मैं इस कंसेप्ट को समझाऊंगा कि कैसे हमने पार्टनर की टैक्सेबल इनकम में रेम्यूनरेशन को लेना है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आप पढ़ो क्या कहता है, कंप्यूट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड। मुझे वो अमाउंट निकालना है जो पार्टनर की टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेट होगा इफ वाई इज स्लीपिंग पार्टनर। वाई बेटा स्लीपिंग पार्टनर है और फर्म का बुक प्रॉफिट मुझे पहले ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है जी। और ये बेटा मुझे सैलरी बोनस कमीशन दिया हुआ है तीनों का, तीनों पार्टनर का बेटा सैलरी भी दी हुई है, बोनस भी दिया हुआ है और कमीशन भी दिया हुआ है XYZ। तो चलिए क्वेश्चन को बेटा स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है हमें। देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे मुझे दो चीजें बेटा निकालनी है, डिसअलाउड और अलाउड। जब बेटा फर्म की इनकम निकालते हो, फर्म की इनकम निकालते हुए आप नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करते हो,
फार्म की इनकम निकालते हुए नेट प्रॉफिट के अंदर मैंने कल बताया था ऐड। हाँ जी बेटा, नेट प्रॉफिट में हम क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं? एक तो बेटा वर्किंग पार्टनर हो चाहे स्लीपिंग पार्टनर, सभी का रेम्यूनरेशन एक बार ऐड किया जाता है। मैंने लिखवाया था आपको, रेम्यूनरेशन को ऐड करना है, चाहे बेटा वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे स्लीपिंग हो। लो बेटा मैं कर देता हूँ एक बार, तो ये सारा रेम्यूनरेशन ही है, ऐड करते हुए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ ऐड कर दो। 15 और 10 25 और 5 30, 30 तो बेटा ये हो गया, ठीक है जी, 30,000, ये बेटा 20,000 और 20,000। लो बेटा टोटल कितना हो गया? 70,000 हो गया। 70,000 पे बेटा रेम्यूनरेशन डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम और भी चीज़ें ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह जो भी है, उसके बाद बेटा वो ऐड करके फिर आपका क्या आ जाता है? बुक प्रॉफिट आ जाता है। ऐड लेस करके जो आइटम्स थी बुक प्रॉफिट आएगा। और बुक प्रॉफिट में से मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, एक्चुअल रेम्यूनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट विच एवरेज लेस, ये बेटा बताया था। एक्चुअल रेम्यूनरेशन किसका लेते हैं? वर्किंग पार्टनर का। अब ध्यान से सुनिएगा, अब बेटा यहाँ ध्यान से सुनना, एक्चुअल रेम्यूनरेशन सिर्फ लेना है वर्किंग पार्टनर का। तो मैं अब निकाल रहा हूँ कि अलाउड रेम्यूनरेशन, ये जो हम लेस करते हैं, लेस का मतलब क्या होता है? अलाउड, जो अलाउड है। तो अलाउड रेम्यूनरेशन निकालते हुए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक्चुअल रेम्यूनरेशन चाहिए और स्टैट्यूटरी लिमिट चाहिए। तो पहले बेटा मैं एक्चुअल रेम्यूनरेशन निकाल लेता हूँ। लो जी, एक्चुअल रेम्यूनरेशन मुझे चाहिए, और वो भी सिर्फ किसका? वर्किंग पार्टनर का। वर्किंग पार्टनर बेटा कौन से हैं यहाँ पर देख लो, वाई स्लीपिंग पार्टनर है, तो वर्किंग इसका मतलब एक एक्स हो गया और एक जेड। लो बेटा एक्स और जेड का टोटल कर दो। एक्स को क्या क्या मिला? 15 और 10 25 और 2 27, 27,000 तो बेटा ये मिले एक्स को। और वाई का बेटा कुछ भी नहीं लेना, वाई का हमें कुछ भी नहीं लेना क्योंकि वाई स्लीपिंग पार्टनर है। और जेड का बेटा 15,000 ये ले लेंगे। तो 27 और 15 बेटा 42,000 हो गया, 42,000 एक्चुअल रेम्यूनरेशन ऑफ वर्किंग पार्टनर। अब लेना स्टैट्यूटरी लिमिट। स्टैट्यूटरी लिमिट बेटा अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन बी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? 40 सब सेक्शन बी में बेटा स्टैट्यूटरी लिमिट अगर निकालनी हो तो मैंने आपको लिखवाया हुआ, वो बुक प्रॉफिट पे निकलती है। और अभी फर्स्ट केस में मैंने बुक प्रॉफिट कितना लिया है? फर्स्ट केस में बेटा बुक प्रॉफिट मैंने लिया है 160। तो 1,60,000 में बेटा निकालो। 1,60,000 में से पहले फर्स्ट 3 लाख, पहले 3 लाख पे, बट यहाँ तो बेटा है ही पहले 160। पहले 3 लाख पे बेटा कितने परसेंट? 90%। तो यहाँ 1,60,000 का 90% और 1.5 लाख, विच एवरेज हाइयर, जो भी बेटा दोनों में क्या हो हाइयर हो वो लेना। तो कितना हाइयर बनेगा? 1,44,000 और 1.5 लाख, 1.5 लाख बेटा बनेगा विच एवरेज हाइयर। तो इसका मतलब ये हुआ स्टैट्यूटरी लिमिट, ये बेटा हमारी स्टैट्यूटरी लिमिट आ गई। तो स्टैट्यूटरी लिमिट हमारी आई 1.5 लाख। फिर बेटा हम क्या लेते हैं? एक्चुअल रेम्यूनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट दोनों ही हमारे आ चुके हैं, तो दोनों में विच एवरेज लेस, जो बेटा दोनों में लेस होगा, लो दोनों में लेस कर दो। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट बेटा दोनों में लेस कितना अमाउंट है? ₹42,000। इसको बेटा बोलते हैं अलाउड रेम्यूनरेशन। ध्यान से सुनिएगा, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? अलाउड। अलाउड का मतलब वो रेम्यूनरेशन जो फर्म की बिजनेस इनकम निकालते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेस करने की अनुमति देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल इतने रुपए लेस करने की अनुमति देता है। एक बार तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारा रेम्यूनरेशन जोड़ दिया फर्म का, चाहे वो वर्किंग का था चाहे स्लीपिंग का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पार्टनर को कहता है एक बार तो हम इसको जोड़ेंगे, हम अपने हिसाब से लेस करेंगे। ये बेटा किसने अपने हिसाब से लेस किया था? फर्म ने। ये 70,000 पे फर्म ने अपने हिसाब से लेस किए थे, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं, मैं अपने हिसाब से लेस करूंगा। तो एक बार तो 70,000 पे डिसअलाउड। बाद में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन बना दिया 40B, उसके अंडर देखा कि 42,000 पे अलाउड बनते हैं। ये वो अमाउंट है जो एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड है। तो वास्तव में देखा जाए, देखो टोटल रेम्यूनरेशन 70,000 पे था, 70,000 पे हमने ऐड किया और 42,000 पे अलाउ कर दिया। तो डिसअलाउड अमाउंट कितना हो गया? अगर मैं डिसअलाउड अमाउंट की बात करूं, 28,000 पे बेटा डिसअलाउड हो गए।
70,000 बेटा देखो ऐड किए थे एक बार और 42,000 लेस किए, तो इसका मतलब डिसअलाउड अमाउंट हो गया 28,000। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिसअलाउड अमाउंट है इस पे टैक्स कौन दे रहा है? ये फर्म के नेट प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, फर्म की टैक्सेबल बिजनेस इनकम में जुड़ गया ये, तो इसके ऊपर टैक्स बेटा कौन देगा? टैक्स विल बी पेड बाय फर्म, इसके ऊपर बेटा टैक्स फर्म दे रही है। ठीक है जी, इस 28,000 के ऊपर बेटा टैक्स कौन पे करेगा? फर्म टैक्स पे करेगी, क्योंकि ये फर्म की इनकम में ऐड हो गया। और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 42,000 जो बच गए जो अलाउड हैं इस पे कौन टैक्स देगा? फिर 70,000 थे, देखो टोटल रेम्युनरेशन 70 था, 70 में से 28,000 पे तो फर्म टैक्स देगी जो डिसअलाउड है, और बेटा जो अलाउड हुआ, अलाउड का मतलब जो फर्म के खर्चों में लेस हुआ है एज पर इनकम टैक्स रूल, इस पे टैक्स कौन देगा? ये फर्म के लिए, ये 42,000 पे ध्यान से सुनना, ये फर्म के लिए तो खर्चा है बट पार्टनर की इनकम है। हाँ जी बेटा, ये फर्म के लिए तो खर्चा हो गया और पार्टनर के लिए क्या है? ये इनकम है, तो इस इनकम के ऊपर टैक्स कौन देगा? पार्टनर देंगे, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 42,000 रुपये के ऊपर एक्स वाई जेड को देना है टैक्स, तो एक्स वाई जेड की इनकम में कितना कितना अमाउंट शामिल करेंगे? हाँ जी बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा, एक्स वाई जेड की इनकम में हमें शामिल करने हैं ये 42,000 रुपये जितना अलाउड है। तो देख लो बेटा, जितना एक्स का था वो एक्स का एक्चुअल रेम्युनरेशन कितना है? एक्स का बेटा हो गया 15। हाँ जी बेटा देखो, एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स का बेटा 27,000, ये रहा 15,000, 10,000 और 2,000। तो यहाँ बेटा दिखा दो, इकट्ठा ही दिखा रहा हूँ मैं यहाँ। हाँ जी बेटा, वाई का बेटा कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि वाई का सारा डिसअलाउड था। वाई का बेटा कुछ भी नहीं लेना क्योंकि वाई तो स्लीपिंग पार्टनर है, और स्लीपिंग पार्टनर का सारा अमाउंट क्या होता है? डिसअलाउड। डिसअलाउड का मतलब उसके ऊपर कौन टैक्स दे रहा है? फर्म दे रही है। ठीक है, अब आ जाओ, तीसरा पार्टनर कौन हुआ? जेड। जेड कैसा पार्टनर था? वर्किंग। उसका बेटा 15,000 ये ले लो, तो ये 27 और 15 बेटा वही आ गया 42,000। 15,000 बेटा यहाँ ले लेंगे। बताओ, इस 42,000 में बेटा सिंपल सी बात है, किस किस का हिस्सा था? वाई और जेड, एक्स और जेड का, तो वो मैंने दिखा दिया। तो पार्टनर के ऊपर जब टैक्स लगेगा एज एन इंडिविजुअल, तो एक्स की इनकम में 27,000 शामिल करेंगे और जेड की इनकम में 15, और वाई की इनकम में बेटा कुछ भी नहीं आएगा। किसका? रेम्युनरेशन का। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वाई स्लीपिंग पार्टनर था, उसका का सारा अमाउंट डिसअलाउड हो गया था, और उसके ऊपर टैक्स कौन किसको देना पड़ेगा? फर्म को। चलिए, अब बेटा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट में कितना है? 30,000। देखिए इसे कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा सुनिए, सेकंड पार्ट में बेटा बुक प्रॉफिट का अमाउंट चेंज है, बाकी सारा सेम है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको बुक प्रॉफिट बेटा गिवन है 30,000, तो मैं सीधा वो निकाल रहा हूँ, अलाउड रेम्युनरेशन कैसे निकालेंगे? क्योंकि पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम में हमने वो अमाउंट बताना है जो पार्टनर की इनकम में शामिल होगा। तो पार्टनर की इनकम में हमेशा वो अमाउंट शामिल होता है जो अलाउ किया गया है फर्म की बिजनेस इनकम निकालते हुए, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेस करने की अनुमति दी है। तो अलाउड रेम्युनरेशन बेटा कैसे निकालते हैं? इसके लिए दो चीज़ों की तुलना करते हैं हम। फिर से हम बात करते हैं, एक तो एक्चुअल रेम्युनरेशन की तुलना करते हैं और एक स्टैट्यूटरी लिमिट, और दोनों में विच एवरेज लेस। अब एक्चुअल रेम्युनरेशन जो है, एक्चुअल रेम्युनरेशन बेटा कैसे निकलेगा? एक्चुअल रेम्युनरेशन हमने कौन से पार्टनर का लेना है? वर्किंग पार्टनर का। और वर्किंग पार्टनर बेटा यहाँ पे दो हैं, एक एक्स है और दूसरा कौन है? जेड। लो बेटा, एक्स को टोटल रेम्युनरेशन कितना मिला था? एक्स का बेटा 27 है और जेड का बेटा 15,000 है। लो जी, मैंने बेटा दोनों को ऐड कर दिया, तो एक्चुअल रेम्युनरेशन आ गया हमारा 42,000। 27,000 प्लस 15,000। लो बेटा, मैं अलग अलग भी लिख देता हूँ। एक्स का इसमें कितना शेयर है? 27,000 और जेड का 15। वाई का बेटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि वाई तो बेटा वर्किंग पार्टनर ही नहीं है, वाई तो स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसको मैंने छोड़ दिया।
लो जी, ये तो हो गया एक्चुअल रेवेन्यू। अब बेटा स्टैट्यूटरी लिमिट निकालनी है। स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी कैसे निकालते हैं? उसके लिए आपको क्या करना है, बुक प्रॉफिट बेटा पहले ले लो। बुक प्रॉफिट कितना था? 30,000। 30,000 का बुक प्रॉफिट है। अब ध्यान से सुनिएगा, 30,000 बुक प्रॉफिट में स्टैट्यूटरी लिमिट कैसे निकलेगी? पहले 3 लाख, पहले 3 लाख तो बेटा है ही नहीं, यहाँ 30,000 ही है। तो सीधा क्या करेंगे हम, 30,000 का 90%, 30,000 का 90% बेटा कितना आएगा? 27,000 और 1.5 लाख, विच एवरेज हाइयर? हाँ जी बेटा, जो भी दोनों में हाइयर हो बताओ कितना अमाउंट हाइयर होगा? हाँ जी बेटा 1.5 लाख हो गया। विच एवरेज हाइयर आएगा बेटा? 1.5 लाख। अब क्या करेंगे, अब बेटा इस 1.5 लाख और 42,000 की तुलना करेंगे। 1.5 लाख और 42,000 की बेटा तुलना करो, और दोनों में विच एवरेज लेस, जो भी दोनों में लेस होगा वो बेटा अलाउड हो जाएगा। तो अलाउड रेम्यूनरेशन कितना आ जाएगा? अलाउड रेम्यूनरेशन बेटा आ जाएगा 42,000। हाँ जी बेटा, अलाउड रेम्यूनरेशन कितना आ गया? 42,000। अलाउड रेम्यूनरेशन का मतलब ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर पार्टनर्स को टैक्स देना है एज एन इंडिविजुअल। तो इसमें बेटा देख लेना एक्स वाई जेड का कितना कितना है। वाई का तो कुछ बनेगा नहीं, तो एक्स का कितना और जेड का? एक्स का बेटा वही फिर से आंसर आ गया 27,000 और जेड का बेटा 15,000। बस ये आंसर आ जाएगा। आंसर बेटा दोनों पार्ट का सेम आ रहा है। अब मैं एक पार्ट बेटा और ले रहा हूँ, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी हमें क्या क्या करना है। लो बेटा, इस सम को मैं एक बार हटा देता हूँ। लो जी, एक सम बेटा मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए, हाँ जी बेटा, एक्स का जो रेम्यूनरेशन है, एक्स का बेटा रेम्यूनरेशन है 2 लाख। एक्स का रेम्यूनरेशन बेटा 2 लाख है और वाई का रेम्यूनरेशन है बेटा 1 लाख। ठीक है, ये क्या क्या है, सैलरी मान लो, या एक्स और वाई का बेटा रेम्यूनरेशन। लो जी, लिख दिया मैंने। और दोनों ही बेटा मान लो वर्किंग पार्टनर है, एक्स और वाई दोनों ही कैसे पार्टनर हैं? वर्किंग। और सपोज कीजिए आपको फर्म का बुक प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, फर्म का बुक प्रॉफिट मैं ले रहा हूँ 1.5 लाख रुपए। फर्म का जो बुक प्रॉफिट है वो बेटा मैंने ले लिया 1,60,000। ये फर्म का बुक प्रॉफिट है। ठीक है जी। और मुझे ये कहा गया कि वो रेम्यूनरेशन बताओ जो पार्टनर की टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। ठीक है, मुझे एक्स और वाई का वो रेम्यूनरेशन निकालना है जो एक्स और वाई की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए एज एन इंडिविजुअल शामिल किया जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबके लिए सबसे पहले बेटा अलाउड रेम्यूनरेशन निकाल लो। अलाउड रेम्यूनरेशन कैसे निकालते हैं आपको मालूम है? अलाउड रेम्यूनरेशन निकालने के लिए, हाँ जी बेटा, मुझे ये चाहिए, देखो ये फिगर चाहिए, ये फिगर आ जाएगी तो मैं उसको एक्स और वाई में बेटा डिवाइड कर दूंगा। देखो अलाउड रेम्यूनरेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्चुअल रेम्यूनरेशन और स्टैट्यूटरी। एक्चुअल रेम्यूनरेशन किसका चाहिए? वर्किंग पार्टनर का। और वर्किंग पार्टनर बेटा यहाँ दो हैं, एक्स और वाई, दोनों ही वर्किंग है। तो दोनों का एक्चुअल रेम्यूनरेशन बेटा कितना हो गया? एक्स का बेटा 2 लाख है, इसे बेटा चाहे आप सैलरी का नाम दे दो, चाहे बोनस, चाहे कमीशन, चाहे फीस, कुछ भी कह लीजिए। तो ये बेटा 3 लाख रुपए रेम्यूनरेशन हो गया एक्चुअल। अब बात करता हूँ मैं स्टैट्यूटरी लिमिट की। स्टैट्यूटरी लिमिट बेटा 1,60 पे निकलेगी। तो पहले कितने का? 1.5 लाख का। पहले 3 लाख का, पहले 3 लाख का 90%। तो यहाँ तो 1,60 ही है बेटा, 3 लाख तो पूरे हैं ही नहीं। तो 1,60,000 का 90% और 1.5 लाख, विच एवरेज हाइयर, दोनों में जो भी हाइयर होगा। तो बेटा ये बनेगा, दोनों में हाइयर अमाउंट कौन सा आ गया बताओ? दोनों में हाइयर अमाउंट बेटा बनेगा 1.5 लाख। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेटा 1.5 लाख रुपए। अब फिर क्या करना है, इन दोनों में विच एवरेज लेस,
इन दोनों में बेटा विच एवरेज लेस, वो अलाउड रेम्यूनरेशन होगा। ठीक है, तो इन दोनों में बेटा विच एवरेज लेस मैंने निकाला। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे अलाउड रेम्यूनरेशन कितना आ जाएगा बताओ। अलाउड रेम्यूनरेशन बेटा फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। विच एवरेज लेस बेटा बनेगा 1.5 लाख। बताओ क्लियर है। अब बेटा जो अलाउड रेम्यूनरेशन 1.5 लाख आया है विच एवरेज लेस करके, यही आपको एक्स और वाई की इनकम में दिखाना है। एक्स और वाई की जब टैक्सेबल इनकम निकालेंगे एज एन इंडिविजुअल, तो उसमें बेटा 1.5 लाख आएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम बेटा ये आएगी इस 1.5 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ये कैसे निकालें कि इस 1.5 लाख में एक्स का शेयर कितना है और वाई का शेयर कितना है। अगर बेटा अलाउड रेम्यूनरेशन सपोज करो ये 3 लाख आता, तो मुझे पता है उसमें एक्स का हिस्सा 2 लाख है, वाई का 1 लाख है, क्योंकि मुझे एक्स का एक्चुअल रेम्यूनरेशन पता है और वाई का। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिमिट कम आई है। जब स्टैट्यूटरी लिमिट कम आए तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि स्टैट्यूटरी लिमिट जो कि अलाउड रेम्यूनरेशन बना है दोनों में विच एवरेज, उसको एक्स और वाई में कैसे बांटें। तो उसके लिए बेटा एक रूल है, वो मैं लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा, ये बेटा जो डिवाइड किया जाएगा, अगर स्टैट्यूटरी लिमिट बनती है अलाउड रेम्यूनरेशन, तो विल बी अलाउड इन द रेशियो ऑफ, हाँ जी बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल रेम्यूनरेशन। उसमें बेटा एक्चुअल रेम्यूनरेशन का रेशियो बना लेंगे ऑफ वर्किंग पार्टनर। ये बेटा रूल है। नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी केयरफुल, मैं लिख देता हूँ बेटा बी केयरफुल, नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कैपिटल रेशियो में नहीं बांटना। किस में बांटना है, इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल रेम्यूनरेशन, क्योंकि यहाँ रेम्यूनरेशन की बात चल रही है तो रेम्यूनरेशन का रेशियो बना लो। जैसे यहाँ देखो एक्स और वाई का बेटा रेम्यूनरेशन का रेशियो कितना बनेगा, 2:1, तो 2:1 में बांट देते हैं 1.5 लाख को, तो यहाँ बेटा 1 लाख आ जाएगा और यहाँ 50,000। तो ये बेटा आपको शो करना है यहाँ पे एक्स और वाई की जब पर्सनल इनकम निकालोगे एज एन इंडिविजुअल, तो 1,50,000 बेटा शामिल होंगे। लो बेटा बताइए, तो होप सो बेटा क्लियर होगा। चलिए अब बेटा मैं एक कंप्लीट सम लेता हूँ जिसमें फर्म की टैक्सेबल इनकम भी निकालनी है और पार्टनर की। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा देखिए इस सम को, देखो बेटा बहुत ही बढ़िया सम है, इसको बेटा हम करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस सम में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है बेटा, इसे रीड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ये बेटा रेशियो दिया हुआ है और ये बेटा पी एंड एल अकाउंट है फर्म का। आपने अपने आप को असेसिंग ऑफिसर मान लेना है, इनकम टैक्स ऑफिसर मान के करना है क्वेश्चन, क्योंकि जब फर्म ने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो फर्म का प्रयास क्या रहा होगा, भाई अपनी इनकम कम से कम दिखाएं ताकि टैक्स कम गवर्नमेंट को कम देना पड़े। और आप इनकम टैक्स ऑफिसर के बंदे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, तो आपको चाहिए कि मैं अपने ऑनर के लिए अच्छा काम करूं, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में काम करूं। तो आपको असेसिंग ऑफिसर एज एन असेसिंग ऑफिसर फर्म की मिस्टेक्स को ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे फर्म ने मिस्टेक्स की हुई है और उन मिस्टेक्स को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। और सारा काम आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स को ध्यान में रख के करना है, और रूल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए क्या क्या निकालना है, एक तो टोटल इनकम ऑफ फर्म और एक टैक्सेबल इनकम। देखो ध्यान से देखो लास्ट में क्या क्या पूछा हुआ है, टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर। और यहाँ पे बेटा बी और सी वर्किंग है, ए स्लीपिंग पार्टनर है। ध्यान से देखिए ए जो है वो स्लीपिंग है, तो इस बात को भी केयरफुली। और फॉर्म जो है सेक्शन 184 की सारी कंडीशन फुलफिल कर दिया, मींस उसने पार्टनरशिप डीड बनाया हुआ है, पार्टनरशिप डीड की कॉपी
विद ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवाई हुई है, वो सारी बातें बेटा फुलफिल होती हैं। तो चलिए, और ये नीचे बेटा पार्टनर की ABC की पर्सनल इनकम दी हुई है, जो अदर सोर्सेज है, फॉर्म के अलावा जो फॉर्म के पार्टनर हैं उनकी दूसरे सोर्सेज से इनकम दी हुई। तो पहले बेटा हम टोटल इनकम ऑफ फॉर्म निकालेंगे। देखिए, लो जी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फॉर्म। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें बेटा बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्म की कौन सी हेड की इनकम निकालेंगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन। लो जी बेटा, मैं हेड बना देता हूँ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम निकालने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? बुक प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर P&L। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट बेटा 2,15,200 है। इसमें बेटा क्या ऐड करोगे? डेबिट साइड में देखो क्या क्या गलतियां की हैं। ट्रेड एक्सपेंसिव तो अलाउड है बेटा, फुली अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% तक है बेटा, 15% तक ये भी अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था। हाँ नहीं बेटा, 12% से ज्यादा है। 15 है ना, ये 12 से ज्यादा हो गया। कितने परसेंट फालतू हो गया? 3। हाँ जी बेटा, 3% फालतू है, तो ये डिसअलाउड करेंगे। तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%। इन एक्सेस ऑफ 12%, यानी कि 3% बेटा मैं लिख देता हूँ सीधा यहाँ। 12% से ऊपर कितना है? 3%। तो 3% बेटा निकाल लो ABC का, तीनों का। लो बेटा मैं निकाल देता हूँ ABC। कैसे निकालेंगे? 15,000 डिवाइडेड बाय, एक का बेटा मैं निकाल के दिखा देता हूँ फॉर्मूला लगा के। डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 12 यानी कि 3। तो ये बेटा 3,000 पे आ गया। ऐसे ही बेटा B का निकालोगे, ये भी बेटा 3,000 आएगा, क्योंकि तीनों का अमाउंट ही सेम है। और C का भी बेटा 3,000 आएगा। बताइए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ऐड करने का, रेंट टू बी। रेंट, फॉर्म का एक पार्टनर है बेटा B, उसने फॉर्म को अपनी बिल्डिंग किराए पे दी हुई है और फॉर्म ने उसको किराया दिया, तो ये तो अलाउड है। इसके बारे में नीचे कुछ कह ही नहीं रखा, तो हम ये मानेंगे कि सारा का सारा किराया रीजनेबल है, तो ये भी बेटा अलाउड है। बट हाँ ध्यान रखना, ये बी की बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम में आएगा। जब B पार्टनर की इनकम पे एज एन इंडिविजुअल टैक्स लगाएंगे, तो ये उसकी कौन सी इनकम में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद सैलरी टू B। हाँ जी बेटा, B को सैलरी दी, सैलरी किस में आता है? रेम्यूनरेशन में। हाँ जी बेटा, सैलरी टू B। B की बेटा सैलरी है 72,000। लो जी, एक बार बेटा ऐड कर देते हैं। ऐड करते हुए सोचने की जरूरत नहीं है कि वो स्लीपिंग पार्टनर है या वर्किंग है। दोनों की सैलरी, दोनों का रेम्यूनरेशन डिसअलाउ होगा। कमीशन, कमीशन टू सी का बेटा है 36,000। लो बेटा, ये सब कुछ ऐड कर लेते हैं हम। और लेस क्या होगा? लेस बेटा क्रेडिट साइड में देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बेटा कौन से हेड में आता है? ये अदर सोर्सेज हेड की इनकम है, ना कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की। एक फर्म को सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए फर्म के पास किसी डिबेंचर, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर है एक फर्म के पास, और उन डिबेंचर के ऊपर बेटा इंटरेस्ट मिला, तो ये कौन से हेड में आता है? अदर सोर्सेज। तो इसे माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इनकम इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। तो 10,000 बेटा माइनस कर देंगे। लो जी, और यहाँ बेटा हमारा बुक प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं बेटा कितना आ रहा है, इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। लो बेटा, यहाँ 3,32,000 आ जाएगा, और 3,32,200, और इसमें से बेटा माइनस करेंगे 10,000, 3,22,200। ये बेटा आपका बुक प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। लो जी, अब बुक प्रॉफिट में से बेटा क्या माइनस करेंगे बताओ? बुक प्रॉफिट में से बेटा क्या माइनस करेंगे? लेस। दो चीजें होती हैं, एक बेटा एक्चुअल रेम्यूनरेशन और दूसरा स्टेट्यूटरी लिमिट। तो पहले मैं बात करता हूँ एक्चुअल रेम्यूनरेशन की। एक्चुअल रेम्यूनरेशन बताइए किसका लेंगे? ओनली वर्किंग पार्टनर का। हाँ जी बेटा, B&C का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्चुअल रेम्यूनरेशन लेते हुए बेटा आपको ध्यान रखना है ओनली वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर कौन है यहाँ पर?
क्लियर लिखा हुआ है बी एंड सी, तो बी और सी का बेटा रेम्यूनरेशन ले लो, और रेम्यूनरेशन बी और सी का ही दिया हुआ है, सैलरी और कमीशन। हाँ जी बेटा 72,000 प्लस 36,000, 1,08,000। ये बेटा दोनों ले लेंगे, 72 और 36, 1,08,000। चलो जी, और स्टेचुटरी लिमिट बेटा निकाल लेते हैं, 3,22,200 का। 3 लाख का बेटा करोगे 90%, 270 तो वही हो गया। हाँ जी बेटा 3,22,200 पे स्टेचुटरी लिमिट में निकाल रहा हूँ, पहले 3 लाख का तो 90%, 270। और फिर बेटा बैलेंस कितना बचा, 22,200। 22,200 का 60%, 22,200 का बेटा 60% करेंगे, ये 13,320 आ जाएगा। तो इन दोनों का बेटा टोटल कर लेते हैं, 2,83,320। लो बेटा 2,83,300। अब बेटा क्या करना है, इन दोनों में विच एवरेज लेस, इन दोनों में ये देखना होता है जो दोनों में क्या होगा, लेस होगा, वो माइनस कर देंगे। 1,08,000 पे बेटा माइनस कर देंगे, तो 3,22,200 में से बेटा 1,08,000 गया, तो ये बेटा आपकी बिजनेस इनकम आ जाएगी फार्म की, ये आ जाएगी 2,14,200। ये बेटा क्या आ गई, ये आ गई बिजनेस इनकम ऑफ द फार्म। लो बेटा फॉर्म का अभी तक एक हेड बना है। अब बात करते हैं, हाँ जी बेटा अब बात करेंगे कि फॉर्म का दूसरा हेड कौन सा बनेगा। एक हेड बेटा और बनेगा यहाँ पर, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड तो बेटा हमारा बन चुका, देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम तो आ गई। एक हेड बेटा और बनेगा, कौन सा, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज हेड में कौन सी इनकम दिखाएंगे, अदर सोर्सेज हेड में बेटा आएगी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की इनकम बेटा 10,000 है। लो बेटा इसे ऐड कर देंगे, बाकी कोई हेड है नहीं, कैपिटल गेन हेड की इनकम जीरो। और कौन सा हेड रह गया एक, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम भी बेटा फॉर्म की नहीं है, हाँ पार्टनर की आएगी हाउस प्रॉपर्टी हेड की, क्योंकि बी को किराया मिला है। जब पार्टनर की इनकम निकालेंगे वहां पर हाउस प्रॉपर्टी हेड बनेगा, बट फॉर्म की कोई इनकम नहीं है। लो बेटा ये आ गई जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम ऑफ द फॉर्म। और डिडक्शन बेटा कोई है नहीं, फॉर्म की कोई डिडक्शन नहीं है, तो यही टोटल इनकम हो जाएगी। इस टोटल इनकम पे फॉर्म को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी बेटा इस टोटल इनकम पे फॉर्म कितना टैक्स पे करेगी, 30%। तो टैक्स बेटा निकाल लीजिएगा, 2,24,200 का 30% टैक्स हो जाएगा। और टैक्स माइनस करके गवर्नमेंट को जो टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बट जाएगा, कौन से रेशो में, 2:2:1 में। उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आई थिंक बेटा वो तो कैलकुलेट कर लेंगे आप, कल की क्लास में मैंने सिखा चुका हूँ इसके बारे में। तो अब चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है टैक्सेबल इनकम ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर की टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे। हाँ जी बेटा अब ध्यान से देखिएगा, अब बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनर की टैक्सेबल इनकम। तो पार्टनर की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसे कैलकुलेट करनी है। एक बार बेटा इस फिगर को याद रख लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। 1,08,000 को याद रखना जो रेम्यूनरेशन अलाउड किया है। और एक बेटा ये याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3,000 हमने क्या किए हैं, डिसअलाउ किए हैं। क्योंकि जब हम पार्टनर की टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो हमें सारी चीजें क्या चाहिए, अलाउड। अलाउड कितनी है, ठीक है। तो चलिए अब बेटा हम निकालते हैं, लो बेटा हेडिंग डाल लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। लो बेटा कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में बेटा लिख लीजिए आप ABC। यहाँ बेटा लिख देते हैं हम A, B और C। लो बेटा देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले बेटा सैलरी हेड से शुरू करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल है। ये तीनों बेटा क्या है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का तो बेटा सैलरी हेड भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम सैलरी हेड की इनकम लिख लें।
इनकम फ्रॉम सैलरी, कोई भी पार्टनर बेटा कहीं भी जॉब नहीं कर रहा, अगर जॉब कर रहा होता तो इन्फॉर्मेशन में दिया होता, तो नील आ जाएगी। सैलरी हेड की इनकम बेटा किसी की भी नहीं है। फिर बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा, हाउस प्रॉपर्टी हेड बनेगा, हाँ जी बनेगा। किसका बनेगा? बी को बेटा किराया मिला था, देखो बी को कितना किराया मिला है, 30,000। लो बेटा दिखा देते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम बी की निकाल लेनी है। कैसे निकलेगी बेटा? 30,000 और लेस म्युनिसिपल टैक्स तो दे नहीं रखा। 30,000 में से बेटा ये तो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, तो सीधा क्या माइनस कर दोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा बेटा 30%, 30,000 का 30% 9,000, 21,000 बेटा यहाँ दिखा दो। लो जी, हाउस प्रॉपर्टी हेड भी बन गया। अब बेटा दिखाते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड की इनकम किसी भी पार्टनर की नहीं है। है बेटा, कैपिटल गेन हेड की इनकम दे रखी है नीचे। लो जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये दे रखा है बेटा। कैपिटल गेन हेड की इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखी है 250। लो बेटा दिखा दूं मैं, 250, फिर बेटा 3 लाख, और फिर बेटा 4 लाख। लो जी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम आ गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाद बेटा फिर दिखाएंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में क्या क्या आएगा, अब ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली इनकम जो दिखानी है आपको, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 10(2)(a) एग्जाम्प्ट है। हाँ जी बेटा, यहाँ भी लिख देना एग्जाम्प्ट, यहाँ भी एग्जाम्प्ट, और यहाँ एग्जाम्प्ट। लो जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हो गया। और फर्म से क्या क्या मिला पार्टनर को? एक बेटा फर्म से मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान से सुनिएगा, 15,000 रुपये था, बट 3,000 रुपये बेटा डिसअलाउड हो गया था, तो 12,000 दिखाएंगे जो अलाउड था। जो अलाउड किया गया वो दिखाना है। ऐसे ही बेटा वो दिखाएंगे रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ वर्किंग पार्टनर। तो सी का तो बेटा कुछ नहीं आएगा यहाँ, बी एंड सी आर वर्किंग पार्टनर। ए का तो बेटा कुछ नहीं आएगा। हाँ जी बेटा, ए का तो कुछ नहीं आएगा। तो वर्किंग पार्टनर का रेम्यूनरेशन लेना है हमें। अब वर्किंग पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन है, आपने ये देखना कितना अलाउ किया था। ये बेटा मैंने वहां निकाला था 1,08,000। 1,08,000 पे बेटा अलाउड किया था। तो 1,08,000 बेटा देखो, 72,000 तो उसमें बी के हैं, और 36,000 सी के। लो बेटा दिखा दो, 72 और 36। लो जी, ये रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर आ गया। और एक पॉइंट बेटा और था, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में बेटा और क्या बचा? बस हो गया जी। हाँ जी बेटा हो गया ये। तो ये हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम आ गई। और एक बेटा हेड और बनेगा अभी, वो है अदर सोर्सेज हेड। तो अदर सोर्सेज हेड की इनकम दे रखी है बेटा तीनों पार्टनर की। लॉटरी की इनकम ए की नहीं है, बी की नहीं है, सी की बेटा है 20,000। लॉटरी की इनकम दिखा देंगे। लो बेटा ये आ गई जीटीआई। इन हेड्स का बेटा टोटल कर लो, पांचों हेड का टोटल क्या कहलाता है? जीटीआई। तो जीटीआई बेटा इसकी तो बनेगी 2,62। ये बेटा बनेगी 3 लाख और 2,10, 5,10, 5,10 और 12 बेटा 5,22। ये बेटा 21,000 है। 3 लाख और 21,000, 3, 21 और 12, 3, 33, 3, 33 और 72, 4,05,000। ये बेटा 4,05,000 आ जाएगी। और सी की बेटा 4 लाख, 4,12 और 36, 48, 4,48, 4,48 और बेटा 20,000, 4,68, 4,68,000। ये बेटा इनकम्स आ गई जीटीआई। अब जीटीआई आने के बाद बेटा क्या करेंगे हम? जीटीआई आने के बाद हमें लेस करनी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो यहाँ पे पीपीएफ में सिर्फ ए ने बेटा 10,000 रुपये जमा करवाए हुए हैं। कहाँ जमा करवाए हुए हैं? पीपीएफ में। और पीपीएफ की डिडक्शन बेटा मिलती है 80C में, अंडर सेक्शन 80C। 10,000 पे ए को बेटा डिडक्शन दे दो।
बी को बेटा कोई डिडक्शन नहीं है और सी को कोई डिडक्शन नहीं, तो 80C की बेटा डिडक्शन माइनस हो जाएगी। ये ध्यान रखना कि डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से बेटा कभी भी माइनस नहीं होती, 80C से 80 होगी। तो आप ये मान के चलना कि जो 10,000 पे डिडक्शन आप लेस कर रहे हो वो इसमें से लेस हो रही है 12,000 में से। तो 12 में से 10 गए, 2 तो इसके बच जाएंगे और 50, 2 50 ऊपर वाले, 252 आ जाएगा। ये टोटल इनकम आ गई, 2,52,000 तो बेटा इसकी आ गई, और 4,05,000 और 4,68,000। लो बेटा हमारा क्वेश्चन तो हो गया सोल्व। अब आपसे बेटा और क्या पूछ सकता है इस सम में? इस सम में बेटा आपसे टैक्स लायबिलिटी भी पूछ सकता है, तीनों की टैक्स लायबिलिटी निकाल के दिखाओ। तो लो मैं 1 बाय 1 वो भी निकाल देता हूँ बेटा। अगर टैक्स लायबिलिटी बाय चांस पूछ लेता है इस सम में, तो टैक्स लायबिलिटी आपको कैसे निकालनी है? तो उसके लिए बेटा पहले स्पेस बनाना होगा मुझे। लो जी बेटा मैं स्पेस बना देता हूँ आपके लिए। लो पहले बेटा मैं ए की टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा, बी की, फिर सी की, 1 बाय 1 तीनों की अलग अलग। तो पहले बेटा मैं टैक्स लायबिलिटी निकाल रहा हूँ ए की। ए की टैक्स लायबिलिटी में बेटा क्या करना है, देखो 2,52,000 इनकम आई है। एज बेटा दे नहीं रखी, एज बिलो 60 मानेंगे, कुछ भी ना कह रखा हो तो। 252 में से बेटा पहले क्या करो, अलग कर लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग कर दो, 2,50,000 बेटा अलग कर देना, और 2,000 अलग कर देना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा टैक्स का रेट होता है 20%, और इसके ऊपर लगेगा इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख तक नील होता है। तो पहले इस पे टैक्स लगा लेते हैं, इस 2,000 पे। तो यहाँ 2.5 लाख तक नील करना है, तो 2,000 तो बेटा नील हो गए, इस पे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। अब छूट कितने की मिलनी थी, 2.5 लाख की, बट अभी तो 2,000 की छूट मिली, कितने और बच गए, कितने बेटा, 2,48 और बच गए। तो क्या 2,48,000 की छूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से दी जा सकती है? यस। लॉटरी में से बेटा नहीं दी जा सकती, तो 2,48 बेटा यहाँ लेस कर देना, तो 2,000 बच गए। इसके ऊपर बेटा 20% टैक्स का रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, तो 400 रुपये बेटा टैक्स बनेगा, और 4% बेटा वो भी जुड़ेगा, 4% सेस। बट सेस जोड़ने से पहले, हाँ जी बेटा, सेस जोड़ने से पहले रिबेट भी तो माइनस होती है, लेस रिबेट करेंगे बेटा, लेस रिबेट। और रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, क्योंकि इसकी पूरे साल की इनकम 5 लाख से कम है, तो बेटा रिबेट मिलेगी 12,500 की। तो 12,500 की रिबेट घटाओगे, 400 रुपये उसका टैक्स बनता था, तो वैसे ही नहीं लोगे। लो बेटा ए का तो टैक्स बनेगा नील। अब बेटा बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे बी की। अब बेटा बी का टैक्स निकालते हैं, चलिए पहले इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, लो जी हमारा स्पेस बन गया फिर से। लो बेटा अब हम निकालेंगे बी का टैक्स। तो बी का टैक्स बेटा निकालने के लिए आपको करना क्या है, फिर से बेटा बी की इनकम देखो, बी की इनकम है 4,05,000। बी का तो बेटा ऐसे ही निकाल लेना, चलो आप, मैं सी का निकाल देता हूँ। सी की टोटल इनकम है 4,68। सी का बेटा मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि उसकी इनकम में लॉटरी भी शामिल है। तो सी की इनकम में बेटा क्या करोगे, ध्यान से सुनना, 4,68,000 के बेटा 3 टुकड़े कर दो। कैसे? इसमें बेटा 4 लाख रुपए तो कैपिटल गेन के, लो बेटा 4 लाख रुपए तो कैपिटल गेन, जिसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, 20%। चलो जी अभी मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी हो सकता है एग्जम्पशन देने के लिए इस अमाउंट की जरूरत पड़ जाए। और लॉटरी की इनकम बेटा कितनी है, लॉटरी की इनकम बेटा है अदर सोर्सेज एट, ये रही 20,000। 20,000 बेटा लॉटरी की इनकम, तो अदर इनकम कितनी बची, 4,68 में से बेटा 4,20,000 गए, 48,000, ये अदर इनकम बच गई। अब टैक्स लगाना है। हाँ जी बेटा, टैक्स कैसे लगाएंगे, ये बेटा हमारी अदर इनकम है, जनरल इनकम सामान्य है, ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और ये बेटा लॉटरी है। तो सबसे पहले 48,000, पहले 2.5 लाख तक नील, तो ये 48,000 तो बेटा सारे ही नील हो जाएगा। अब छूट बेटा देनी थी 2.5 लाख की, बट अभी तो मिली 48, कितने कम रह गए, 2,02,000।
2,02,000 की छूट बेटा लॉटरी की इनकम में से तो दे नहीं सकते, तो किस में से दे देंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। 4 लाख में से 2,02,000 गया 1,98। 1,98 बेटा कैपिटल गेन है जिसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। और लॉटरी की इनकम पे बेटा कितने परसेंट होता है? 30। तो 60,000, 6,000 तो बेटा ही हो गया। 6,000 तो लॉटरी की इनकम पे टैक्स, और 1,98,000 का 20%, यानी कि 1/5। 1/5 बेटा बनेगा 39,600। लो बेटा, 1,98,000 का 20% बनेगा 39,600। 39,600 प्लस 6,000 बेटा 45,600 रुपये टैक्स आ गए। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या सी को रिबेट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उसकी इनकम बेटा 5 लाख से कम है, तो लेस रिबेट। हाँ जी बेटा, अंडर सेक्शन 87A 12,500 की रिबेट। 33,100 रुपये बेटा बन गया टैक्स, ग्रॉस टैक्स। अभी इसमें सेस ऐड करना बाकी है, 4% बेटा सेस ऐड कर देंगे। 1,324 रुपये। लो बेटा, 34,424 रुपये बेटा आंसर आ गया हमारा टैक्स। टैक्स लायबिलिटी, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी 34,424। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो होप सो बेटा समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई आज की, कोई बात नहीं। होमवर्क बेटा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट 2 डेज में आई थिंक आपका ये चैप्टर ओवर हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।